नमस्कारः। अद्य वयम् अव्ययीभावसमासः इत्यस्मिन् विषये पठिष्यामः। भवतः पुस्तकं यत् अस्ति कोविदः, तत्र षष्ठः पाठः इति अव्ययीभावसमाससन्दर्भे वर्तते। भवन्तः अत्र द्रक्ष्यन्ति। तत्र अस्य भागद्वयमस्ति। पूर्वम् अव्ययीभावसमासः इति अभागे अस्ति। आभागे सर्वसमासनियमः, केचन प्रमुखाः नियमाः तत्र दत्ताः सन्ति। तस्मिन् सन्दर्भे अपि वयं किञ्चित् चर्चां करिष्यामः। अभागे अव्ययीभावसमासः इति यत् लिखितमस्ति तत्र मूलतः बहु संक्षेपेण एव दत्तं वर्तते। संक्षेपेण व्याख्या तत्र कृता अस्ति। वयम् अत्र किञ्चित् विस्तरणम् अपि प्राप्स्यामः। अहं यथा पूर्वम् अनेकवारं सङ्केतं दत्तवान्, संस्कृतभारत्याः समासः इति पुस्तकं यत् अस्ति तस्मिन् पुस्तके त्रिस्थानेषु अव्ययीभावसमाससन्दर्भे काचित् चर्चा कृता वर्तते। अत्रापि वयम् एकवारं पठिष्यामः। केचन बिन्दवः अहम् इतः स्वीकरिष्यामि। यथा अत्र अव्ययीभावसमासः तत्र किञ्चित् विस्तरेण वर्णनं कृतमस्ति। अस्मिन् सन्दर्भे वयम् अत्र द्रक्ष्यामः। पुनः अत्रापि किञ्चित् चर्चा तत्र वर्तते। अव्ययीभावः सर्वोऽपि अव्ययं भवति इति अस्मिन् सन्दर्भे, पुनः अन्ते अपि अव्ययीभावसमाससन्दर्भे काचित् सामग्री तत्र वर्तते। भवन्तः तत्रापि द्रक्ष्यन्ति। अत्रापि अव्ययीभावसमाससन्दर्भे सामग्री अस्ति 57 इति पृष्ठे। अतः भवन्तः एकवारं पुनः अनुरोधं करोमि, संस्कृतभारत्याः इदं पुस्तकमपि भवन्तः द्रक्ष्यन्ति। अधुना वयं किञ्चित् संक्षेपेण अव्ययीभावसमासम् इति अवगच्छामः। अत्र भवन्तः द्रक्ष्यन्ति लिखितमस्ति अव्ययीभावसमासः। कः अभिप्रायः अनेन? स्पष्टमस्ति, समासः तु समसनम्। अनेकानि पदानि सन्ति, वयं तेषां पदानां मेलनेन वयं एकं पदं कुर्मः। संक्षेपेण वयं कुर्मः। अतएव समासः इति समसनं वयं प्रथम भागे पठितवन्तः। अव्ययीभावः, अतएव अर्थः स्पष्टः कृतः अस्ति। अव्ययस्य भावः, अव्ययस्य भावः कः अभिप्रायः अनेन? एकम् उदाहरणं पश्यामः, तत्पश्चात् वयम् अवगमिष्यामः। अत्र लिखितमस्ति वृक्षस्य समीपे। भवन्तः पश्यन्तु एकवारं सावधानं। विग्रहस्वरूपमस्ति वृक्षस्य समीपे। वृक्षस्य वृक्षके समीपे पास इति। वृक्ष के पास। अब यहाँ वृक्ष भी है, समीप भी है, ये दो पद आ गए हैं, तो इनमें समास हो जाना चाहिए। लेकिन आप यदि इसका समस्त पद देखते हैं, उपवृक्षम इति लिखितम अस्ति। आप यहाँ जरा विचार कीजिए। वृक्षस्य समीपे, वृक्षस्य स्थाने तो वृक्षम अभवत्। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब समास किया जाता है पहले हम प्रातिपदिक रूप बना लेते हैं, अर्थात शब्दों को अपने मूल भाव में ले आते हैं। तो वृक्षस्य का मूल रूप वृक्ष था, वह बन गया। समीपे यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ समीपे नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि समीप के अर्थ में एक उप का हमने प्रयोग कर लिया है। प्रायः अव्ययीभाव समास में आप देखेंगे विग्रह अवस्था में जो भिन्न प्रकार के शब्द आ रहे हैं, उनमें विशिष्ट शब्द का उसकी एक सूची है। वो सूची मैं आपको समास पुस्तक से पढ़कर सुनाऊंगा। हम किन्हीं विशिष्ट पदों का उपयोग करते हैं,
वयं विशिष्टानां पदानां उपयोगं कुर्मः। यथा अत्र समीपे इति अर्थे उप, इसका हमने प्रयोग किया है। ऐसे ही हम देखेंगे हरौ इति, यहाँ सप्तमी विभक्ति दिखाई देगी। सप्तमी के भाव में हम अधि का प्रयोग कर लेते हैं। जनानाम अभावः, अभाव के अर्थ में निर का प्रयोग हो सकता है। अनतिक्रम्य अर्थात जिसे लांघा नहीं जा सकता, एक संपूर्णता का भाव है, उसके अर्थ में हमने यथा का प्रयोग किया। योग्य के अर्थ में अनु का प्रयोग किया और वृक्षम वृक्षम प्रति, इसके अर्थ में हमने प्रति का उपयोग किया। आप इनके उदाहरण देखेंगे तो ये बात स्पष्ट होगी और हम यहाँ समझेंगे भी। तो एक बिंदु आया, विग्रह अवस्था में कुछ स्थानों पर जो शब्द आ रहे हैं उनका साक्षात उपयोग नहीं करते। वयं तेषां पदानां शब्दानां साक्षात प्रयोगम न कुर्मः, अपितु तेषां अर्थे, उनके अर्थ में हम किन्हीं और पदों का उपयोग करते हैं। यहां मैंने एक सूची आपको दी है। और फिर आप यहां देखेंगे मैंने लिखा उपवृक्षम, अधिहरि। ये जो समस्त पद बने हैं, ये बने हुए पद, समस्त पद अव्यय का रूप ले लेते हैं। अर्थात उपवृक्षम कैसे बना वो बाद में कुछ नहीं हम देखेंगे। उपवृक्षम, अधिहरि, निर्जनम, यथाशक्ति, अनुरूपम, प्रतिवृक्षम, ये सब अव्यय के रूप में प्रयुक्त होंगे। यानी ये समस्त पद अव्यय बन जाते हैं। इसलिए यह जो अव्यय का रूप लेना है वही कहलाता है भाव, अर्थात ये पद अव्यय का भाव ग्रहण कर लेते हैं। मैं पुनः इसे एक बार दोहराऊंगा, हम पुनः वदामि। यदा समासः क्रियते अव्ययी भाव समासे, निर्मित समस्त पदम अव्ययस्य रूपम स्वीकरोति। देखिए यहां बहुत स्पष्ट रूप से यहां संकेत इस नियम के रूप में देखेंगे कि अव्ययी भाव, अव्यय से भाव, अव्यय का भाव अर्थात तो अव्यय बन जाना। अव्यय से भाव सर्वोपि अव्ययम भवति, तो वह अपने आप में अव्यय बन जाता है। अब अनुमान लगाइए, अव्ययी भाव है, अव्ययी बन गया है और उस अव्यय के अर्थ में हम उप, अधि, आदि को ले आए हैं और हमने देख रहे हैं ये पहले आ गए हैं। इसका बड़ा महत्व है। इसलिए एक बात देखते हैं हम, अव्ययी भाव समास में प्रायः पूर्व पद प्रधान होता है। अर्थात हम जान चुके हैं समस्त पद में एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। यहाँ उप, अधि, निर, यथा, अनु, प्रति ये पूर्व पद हैं। वृक्षम, हरि, जनम, शक्ति, रूपम, वृक्षम ये उत्तर पद हैं। अव्ययी भाव समास में प्रायः कुछ अपवाद के रूप में हुआ करते हैं, उन्हें हम नियमों के अंतर्गत नहीं लेते हैं, इसलिए प्रायः शब्द का प्रयोग कर दिया है। प्रायः पूर्व पद अर्थात ये जितने पद मैंने बताए हैं अव्यय के रूप में, उप, अधि, निर आदि, ये प्रधान होते हैं और इन्हीं के कारण अव्ययी भाव का निर्माण होता है, अर्थात वह पद अव्यय के रूप में कार्य करता है। इसलिए देखिए ये बहुत स्पष्ट कहा, पूर्व पदम क्या है समस्त पद में, वह प्रधान है और ये अव्यय का पदम के रूप में, अव्यय के रूप में आ जाता है। इस बात को समझाने का प्रयास किया है। अब यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, हम इन उदाहरणों को एक बार पढ़ते हैं और फिर कुछ और उदाहरणों को लेकर, जो आपकी पुस्तक में तो नहीं है लेकिन फिर भी हम लेंगे, समास पुस्तक से मैं लूँगा और फिर आपको उसमें भी कुछ स्पष्टीकरण होगा। थोड़ी सामग्री अतिरिक्त होगी लेकिन अच्छा लगेगा आप जब इसे देखेंगे। उपवृक्षम, वृक्षस्य समीपे उपवृक्षम, अधिहरि, हरौ इति अधिहरि। निर्जनम, जनानाम अभावः निर्जनम, यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति, अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, प्रतिवृक्षम, वृक्षम वृक्षम पति। आप यहाँ देखेंगे मैंने कुछ रेखांकन किया है, जैसे समीपे, और यहाँ भी रेखांकन किया है जिसका अर्थ है
इस रेखांकित पद के अर्थ में कौन सा पद आ रहा है, अर्थात समीपे के अर्थ में उपाया। हरौ इति, यदि आप हरि शब्द के रूप लेते हैं तो सप्तमी विभक्ति में आता है हरौ। इस सप्तमी के भाव में अधि का प्रयोग किया गया है, अर्थात सप्तमी विभक्ति यहाँ जो आई है उसके अर्थ में अधि, अधिकरण से वही भाव आता है, अधि अंतर्गत के अर्थ में आ जाता है। अभावः, अभाव के अर्थ में निर का प्रयोग किया गया है, तो निर्जनम स्वाभाविक है, यहाँ मूलतः यह निहि है। फिर विसर्ग संधि होती है, निहि का निर बन जाता है, और फिर उसके लिखने की शैली में हमने निर्जनम इस प्रकार से लिखा है। यथाशक्ति, अर्थात जितनी शक्ति है संपूर्ण दृष्टि से उसका उपयोग, और वहां अनतिक्रम्य का भाव आया है कि और आगे नहीं जाया जा सकता, जितना था उसमें अनतिक्रम्य, जिसे अब लांघा नहीं जा सकता है, संपूर्णता का भाव आता है। तो इस अनतिक्रम्य के अर्थ में यथा का उपयोग हो गया है। रूपस्य योग्यम, योग्य के अर्थ में अनु का उपयोग हो गया है। वृक्षम वृक्षम प्रति, हम देखेंगे वीप्सा कहलाता है, इस अर्थ में यहाँ प्रति का उपयोग हुआ है। तो उपवृक्षम, अधिहरि, निर्जनम, यथाशक्ति, अनुरूपम, प्रतिवृक्षम, ये सारे समस्त पद जो आपके इस पुस्तक में उदाहरण के रूप में दिए गए हैं, ये सभी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। अर्थ भी स्पष्ट है। वृक्षस्य समीपे, वृक्ष के पास। हरौ इति, तो आप देखेंगे यहाँ हरि पर या हरि में, क्योंकि मैंने कहा था सप्तमी विभक्ति है और में या पर का भाव आता है। लोगों का अभाव, शक्ति, संपूर्ण शक्ति के अनुसार, रूप के योग्य और वृक्ष के प्रति, ये इनके भाव हैं। और केवल इतना ही यहाँ समझाया गया है, लेकिन और भी इसके अनेक रूप हैं। आइए हम इस समास पुस्तक में देखेंगे। यहाँ हम देखेंगे इस समास पुस्तक का पृष्ठ संख्या 13, त्रयोदश पृष्ठ संख्या वयं पश्यामः, तत्र कानिचित् उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। जैसे समीपार्थकः, कृष्णस्य समीपम, समीपे भी आ सकता है, समीपम भी आ सकता है। उपकृष्णम, अभावार्थकः, मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम, योग्यतार्थकः, रूपस्य योग्यम, अनुरूपम, वीप्सार्थकः, दिनम दिनम प्रति, जैसे हमने कहा था वृक्षम वृक्षम प्रति। प्रतिदिनम, पदार्थ नतिवृत्त्यर्थकः, शक्तिमनतिक्रम्य, यथाशक्ति, मर्यादार्थकः, आमुक्तिः, आमुक्तिः, अभिविद्यर्थकः, आबालेभ्यः, आबालम, अभिमुख्यार्थकः, अग्निमभि, अभ्यग्नि, मात्रार्थकः, शाकस्य लेशः, शाकप्रति, अवधारणार्थकः, यावन्तः श्लोकः, यावत् श्लोकं, पारे शब्दयुक्तः, पारे समुद्रस्य, पारे समुद्रम, मध्ये शब्दयुक्तः, मध्ये गंगायाः, मध्ये गंगम। ये कुछ उदाहरण यहाँ दिए हैं। आपको इस अवस्था पर, अर्थात कोविड के अंतर्गत सब करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कईयों की रुचि होती है। हम अनेक बार साहित्य पढ़ते हैं, उनमें इस प्रकार के पद आ जाते हैं। उस दृष्टि से यदि हमारा संकेत है, हमारा ध्यान है, हम उसे वहाँ देख सकते हैं और उसके भाव को समझ सकते हैं। इसलिए कुछ विस्तृत रूप में मैंने आपको बताया है। एक और बहुत अच्छी बात है, इसकी व्याख्या आपकी इसी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 57, 57 पृष्ठे अपि, इन सभी बिंदुओं की, जितने मैंने ये बिंदु बताए थे, इनकी व्याख्या की गई है। आप यहाँ देखिए, ये पूरा उसी का ही अर्थ है, सरल संस्कृत में लिखा गया है। और इच्छा रहेगी मेरी हम इसे एक बार पढ़ें। और यहाँ एक बात और देखेंगे, अव्ययोत्तर पदः अव्ययी भावः और अव्यय पद रहितः अव्ययी भावः, कि यह अपवाद के रूप में है कि कई बार अव्यय का प्रयोग नहीं भी होता है और कई बार उत्तर भी होता है। इसलिए यहाँ प्रायः शब्द का प्रयोग किया गया था कि प्रायः, अधिकतर पूर्व पद ही प्रधान रहता है, लेकिन अपवाद में कुछ और भी हो जाता है। यह बात यहाँ निकल कर आती है। तो आपसे अनुरोध होगा, कृपया इसे एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, बात समझ में आएगी।
लेकिन इसी में ही 28 पृष्ठे इसी समासः पुस्तक के 28वें पृष्ठ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। अव्ययी भावः सर्वोपि अव्ययम् भवति, अर्थात यह जो बात बताई थी, अव्ययी भावः, जब अव्ययी का भाव आता है तो सब कुछ अव्ययी बन जाता है। और फिर इसी में ही 33 पृष्ठ पर फिर एक बात कही गई है कि किस समय ये नपुंसक लिंग आदि का प्रयोग करते हैं, कब क्या रूप लेता है, उस बात को भी समझाने का यहाँ प्रयास किया गया है। और आपसे अनुरोध होगा, कृपया इसे भी आप पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा कि जैसे हमने यहाँ कहा उपवृक्षम, अधिहरि, निर्जनम, इनका निर्माण कैसे किया जाता है, कुछ ये बातें यहाँ लिखी गई हैं। अधुना वयम् अग्रे चलामः। षष्ठस्य पाठस्य द्वितीयः भागः आ अंतर्गते सर्वसमास नियमः। स्वयमेव स्पष्टमस्ति, अत्र कस्यचित् अपि समासस्य चर्चा नास्ति, अपितु सर्वसमास नियमः, सामान्यतः के ते नियमः सन्ति, यदा वयं समासं कुर्मः तेषां नियमानां पालनं क्रियते। इस भाग के अंतर्गत आपको समास करने की प्रक्रिया के कुछ नियमों से परिचित कराया गया है, जो हम प्रायः पहले पाठ के प्रथमस्य पाठस्य अंतर्गते वयं पठितवन्तः। द्वितीय पाठे अपि एतादृशः नियमः तत्र आगतः आसन्। दूसरे पाठ में भी हमने जाना था। आपका पहला नियम प्रातिपदिक से जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था जब समास करते हैं तो विभिन्न पदों का संबंध होता है, जैसे नीलम उत्पलम। अब यहां नीलम भी एक पद है, सुबंत है, अर्थात सुप बाद में है, संज्ञा पद है। हम जान चुके हैं कि समास सदैव सुबंतों के साथ होता है, कुछ अपवादों को छोड़ा जा सकता है। और फिर उत्पलम भी सुबंत है, अर्थात उत्पल नपुंसक लिंग शब्द है और रूप फिर इसके नपुंसक लिंग की भांति चलते हैं। जब समास करेंगे तो इन दोनों के बीच में जो विभक्ति लगी है पहले उसे हटाया जाएगा, ये नीलम नील बनेगा और उत्पलम उत्पल बन जाएगा। यह जो मैंने नीलम को नील बनाया, उत्पलम को उत्पल बनाया, ऐसे ही अन्य पद भी आ सकते हैं। रामस्य भ्राता, रामस्य षष्ठी, भ्राता भ्रातृ पद का रूप, उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तो उनका प्रातिपदिक भी बनाना पड़ेगा। रामस्य का राम, भ्राता का भ्रातृ। ये जो हम मूल रूप लेकर आए हैं, यही मूल रूप प्रातिपदिक कहलाता है। समास बनाते हुए सदैव पहले सुबंत को, अर्थात रूप जो भिन्न भिन्न पद में दिखाई देते हैं विग्रह में, उन्हें मूल रूप में लाना पड़ता है। यह बात इस आपके पहले नियम में समझाई गई है कि समास में पहला पद प्रातिपदिक रूप में होता है। किसी भी संज्ञा का आधारभूत मूल रूप स्वरूप प्रातिपदिक, अर्थात नीलम का जो ये मूल रूप नील है, उत्पलम का उत्पल है, यही प्रातिपदिक कहलाता है। और पहले सभी विभक्तियां हटाइए और उन्हें प्रातिपदिक के रूप में लाइए। दूसरा नियम संधि से जुड़ा हुआ है, जिससे अभिप्राय है जब समास करेंगे, प्रातिपदिक आया और जब उन्हें मिलाएंगे, हो सकता है आपको संधि की आवश्यकता पड़े। जैसे यहां देख लीजिए, यह नील है, ये उत्पल है, तो परिणाम क्या होगा? नील का अंत अ से है, उत्पल का प्रारंभ उ से है, दोनों स्वर हैं। ध्यान दीजिएगा, यदा वयम समासम कुर्मः, यदि संधे अपेक्षा अस्ति, अनिवार्य रूपेण संधि करणीया। हम समास बनाएंगे अगर उनमें प्रातिपदिकों के आपस के पद, अर्थात पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पर का उत्तर का प्रथम वर्ण, उन दोनों में यदि संधि हो रही है, वो अनिवार्य रूप से संधि करनी
पड़ेगी। इसलिए ये अ और उ मिलकर ओ बनता है, तो जब परिणाम होगा तो हम कहेंगे नीलोत्पल। यह संधि अनिवार्य रूप से होगी। आज भी हमने देखा था जना नाम अभावः, अभावः इत्यर्थे निर उपयोगः कृतः अस्ति, और निर को पहले ले आए क्योंकि अव्ययी भाव समास में वो पहले आएगा, पूर्व पद प्रधानम। तो वह तो निहि था, विसर्ग है, लेकिन संधि करनी पड़ेगी, इसलिए विसर्ग र में बदलेगा और उसके बाद उनका मिलन होगा। निर्जनम हमने बनाया था। अतः दूसरा नियम संधि से जुड़ा है, इसलिए कहा कि समास के दोनों शब्दों में संधि अनिवार्य रूप से, कृपया इसे रेखांकित कीजिए, अनिवार्य रूप से यह आपकी और मेरी इच्छा पर निर्भर नहीं होगा। अनिवार्य रूपेण तत्र संधि करणीया एव भविष्यति। तत्र कनिचित उदाहरणानि अपि दत्तानि सन्ति। राम अनुज, राम और अनुज के बीच में रामानुज, सार्ध एकादश वादनम, सार्ध का अ, ध का अ, ए का ए मिलकर साध एकादश वादनम, वृद्धि संधि हो गई, यहाँ सवर्ण संधि हो गई। इसलिए यह नियम अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। तृतीय बिंदु मध्ये इदम उक्तम अस्ति कि प्रायः समास हम दो पदों में करते हैं, लेकिन बहुपद समास बहुत से पद भी आ सकते हैं। कल हमने उदाहरण लिए थे, पहले उदाहरण लिए थे, रामः च, लक्ष्मणः च, भरतः च, शत्रुघ्नः च, 4 आ गए। जब ऐसी स्थिति होती है तो पहले 2-2 का समास किया जाता है। रामः च लक्ष्मणः च, राम लक्ष्मण हो, फिर भरत का समास और उन दोनों का समास होगा, फिर 2 पद रह गए, राम लक्ष्मण भरत, और फिर अंत में शत्रुघ्न आ गया, फिर उसे जोड़ेंगे। इसलिए कहा समास करते हुए 2-2 पदों को लेते हुए चलेंगे अंत तक। यह बात अलग है, परिणाम रूप में हम इकट्ठा ले आते हैं, वह अभ्यास का कारण बन जाता है, लेकिन प्रक्रिया के अंतर्गत इन्होंने कहा आप 2-2 पद करके समास कीजिए। इस बात को समझाने का प्रयास किया गया। आप देख लीजिए, जिस समास में 2 से अधिक शब्द हों तो उनका विग्रह करते एक समय पर 2 ही शब्द लेने चाहिए। केवल द्वंद्व समास में सभी पदों का विग्रह एक साथ किया जा सकता है। द्वंद्व समास का एक थोड़ा सा अपवाद दिया, अन्यथा सभी 2-2 पद लेकर हम चलेंगे। लेकिन वहाँ भी मैंने संकेत दिया, हम 2-2 पदों को लेंगे तो आसानी के साथ सरलतया वयम कर्तुम समर्थाः भविष्यामः। और फिर चतुर्थ बिंदु प्रथम बिंदु से जुड़ा हुआ है। उसका अर्थ था, जब आप समास कर रहे हैं, जैसे हमने कहा नीलोत्पल, नीलम उत्पलम, पहले प्रातिपदिक बनाइए, फिर समस्त पद बनाइए, उसके बाद आप अंत के शब्द को देखते हुए उसका लिंग क्या है, कितने शब्द जुड़ रहे हैं, वचन क्या है, आदि को ध्यान में रखते हुए विभक्ति का स्थापन करेंगे। पहले प्रातिपदिकों को मिलाइए, उसके बाद अंतिम वर्ण की स्थिति के अनुसार विभक्ति आदि को लगाइए, क्योंकि संस्कृत में कोई भी शब्द बिना पद बनाए प्रयुक्त नहीं होता। कई बार हम इस बात को सुन चुके हैं, अपदम न प्रयुंजी। तो पद बनाते समय जो हम लिंग, वचन, विभक्ति आदि का प्रयोग करते हैं, वो समास प्रक्रिया के बाद करना चाहिए। हमने जितने अभी तक उदाहरण लिए हैं, आप उन उदाहरणों को इन 4 नियमों की कसौटी पर लगाइए। मुझे लगता है बात स्पष्ट होनी प्रारंभ होगी। अतः इस पाठ के षष्ठस्य पाठस्य अंतर्गते वयं किं कृतवन्तः, एकं वयं समासस्य एकं स्वरूपं ज्ञातवन्तः, अव्ययी भाव समासः, और द्वितीयं सर्वेषां समासानां कृते के सामान्य नियमाः सन्ति, वयं तान् नियमान् अपि पठितवन्तः। अतः आज की बात हम यहीं समाप्त करते हैं। इस छठे पाठ की वार्ता यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।